हेलो गाइस, वेलकम टू 1M EPSC। आज हम जीएस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं नई प्रैक्टिस क्विज को, जो आने वाले सभी सर्विस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छोटा नागपुर पठार के चारित्रिक लक्षणों में शामिल है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये ग्रेनाइटिक नीस के बने हैं। स्टेटमेंट सेकंड है, इनकी ढाल दक्षिण की ओर है। स्टेटमेंट थर्ड है, छोटा नागपुर पठार पर पुराने बाढ़ग्रस्त मैदान की उत्थित वेदिकाएं अवस्थित हैं। स्टेटमेंट फोर है, इन पर तीव्र कगारों का अभाव पाया जाता है। तो छोटा नागपुर पठार के जो है चारित्रिक लक्षण में शामिल है। ये ग्रेनाइटिक नीस के बने होते हैं, ये राइट है। इनकी ढाल जो है वो दक्षिण की ओर नहीं उत्तर की ओर होती है, तो ये वाला रॉन्ग है। छोटा नागपुर पठार पर पुराने बाढ़ के मैदान की उत्थित वेदिकाएं अवस्थित है, ये वाला भी सही है। और स्टेटमेंट फोर क्या है, इन पर तीव्र कगारों का अभाव पाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, इन पर तीव्र कगारें पाई जाती हैं, तो ये रॉन्ग होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड क्या है, राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हीनार्थ प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है फर्स्ट है, सरकार द्वारा हीनार्थ प्रबंधन के माध्यम से बजटरी घाटे एवं राजकोषीय घाटों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड है, इसके अंतर्गत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त नए नोट छापकर एवं बाह्य एवं व ऋणों को एकत्रित कर घाटों की पूर्ति करने का प्रयास करती है। ये अतिरिक्त नहीं है, ये आंतरिक है। तो उपयुक्त में से कौन सा ये सही कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो हीनार्थ प्रबंधन के माध्यम से, हीनार्थ प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार क्या है, घाटे को पूरा करने का प्रयास करती है। तो बजटरी घाटे और राजकोषीय घाटे को पूरा करने का प्रयास करती है, ये राइट है। इसके अंतर्गत क्या है, सरकार रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त नए नोट छापकर एवं अतिरिक्त आंतरिक व बाह्य ऋणों को एकत्रित कर घाटों की पूर्ति करने का प्रयास करती है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं था? स्टेटमेंट है अवंती, सेकंड है गंधार, थर्ड है कौशल, फोर्थ है मगध। तो देखिए कौशल और मगध, कौशल में सबसे ज़्यादा प्रचार किया था बुद्ध ने, और मगध का भी संबंध क्या है, बुद्ध के जीवन से था। अवंती और गंधार का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं था, तो फर्स्ट और सेकंड वाला क्या है, राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय जलवायु का, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय जलवायु का, ऑप्शन सी है मानसूनी जलवायु का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी जलवायु का। तो पवनों का मौसमी उत्क्रमण क्या है, ये भूमध्य रेखा से 5 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री के बीच में क्या है रहती हैं। ये 6 महीने चलती हैं स्थल से जल की ओर, और 6 महीने चलती हैं जल से स्थल की ओर। तो ये क्या है, मानसूनी जलवायु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। स्टेटमेंट सेकंड है, राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता है। स्टेटमेंट थर्ड है, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से कथन सही है?
ऑप्शन ए है केवल एक, केवल दो। ऑप्शन बी है केवल दो, एक और दो। ऑप्शन सी है केवल एक और तीन। ऑप्शन डी है केवल दो और तीन। तो राष्ट्रपति को वीटो शक्ति कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 111 में है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्या है? संविधान संशोधन से अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये वाला तो रॉन्ग है। सेकंड है, राष्ट्रपति धर्म विधायक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता। हाँ, नहीं रख सकता। ऑप्शन नंबर, ये स्टेटमेंट सेकंड सही है। थर्ड है, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता है। होता है, तो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में पतदाम शब्द किसे निरूपित करता है? ऑप्शन ए है, निम्न जातियों के लोगों में प्रचलित विवाह पद्धति। ऑप्शन बी है, दास वृत्ति के अंतर्गत प्रत्येक दास को पंजीकृत करने हेतु लगाया गया शुल्क। ऑप्शन सी है, विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया गया एक कर। ऑप्शन डी है, बंधुआ मजदूरी। तो पतदाम का संबंधित क्या है? ये मराठा द्वारा लगाया गया एक कर था, जो कि था विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हैबिटेट 3 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन बी है शहरी सतत विकास। ऑप्शन सी है आपदा प्रबंधन। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। हैबिटेट 3 का संबंध किससे है? ये एक प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन है, जो क्या है, आवास और टिकाऊ शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। और इसका संबंध किससे है? शहरी सतत विकास से है। ये पहला जो संबंध है, वो सम्मेलन है, ये कब किया गया था? ये 1976 में किया गया था, और हर 20 साल बाद ये आयोजित किया जाता है। दूसरा जो किया गया था वो 1996 में किया गया था, और तीसरा 2016 में किया गया था। कहाँ किया गया था? इक्वाडोर के क्योटो शहर में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जनजातीय सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट है, संविधान की 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। स्टेटमेंट सेकंड है, इस परिषद का गठन केवल उन्हीं राज्यों में किया जा सकता है जहां अनुसूचित क्षेत्र है। कोड ऑप्शन ए है केवल एक। ऑप्शन बी है केवल दो। ऑप्शन सी है एक और दो दोनों। ऑप्शन डी है न तो एक और नहीं दो। तो जनजातीय सलाहकार परिषद का संबंध क्या है? ये कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 244 244 से संबंधित है। संविधान की 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है, ये राइट है। इस परिषद का गठन केवल उन्हीं राज्यों में किया जा सकता है जहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं। इस परिषद का गठन क्या है? उन राज्यों में किया जाता, उन राज्यों में भी किया जा सकता है जहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं है परंतु अनुसूचित जनजातियां हैं। तो ये वाला रॉन्ग होगा। राष्ट्रपति उन राज्यों में तो करता ही है जिनमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति दोनों हैं, परंतु उन राज्यों में भी कर सकता है जिसमें क्या है, अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थशास्त्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं मिला? ऑप्शन ए है जोएल मोकेर। ऑप्शन बी है फिलिप अगियन। ऑप्शन सी है पीटर हॉविट। ऑप्शन डी है जॉन क्लार्क।
जोएल मोकिर, फिलिप ऑगियन और पीटर हाविट को क्या है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, और जॉन क्लॉर्क को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ये क्या है, इनको कौन सा मिला है, इनको फिजिक्स का मिला है। इसमें क्या है, जॉन मोकिर को क्या है 50% राशि मिलेगी और इन दोनों को 50% मिलेगी। जोएल मोकिल ने क्या किया है, पुराने डाटा का यूज करके और पुराना डाटा का यूज नए विकास को करने के लिए किया है, तो इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय, ऑप्शन डी है विश्व न्याय परियोजना। तो विधि का नियम सूचकांक जो है विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू।